Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. In this lecture, we are going to continue with the chapter Marginalization for Class 8 Civics. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन को पढ़ा। दो तीन कंसेप्ट जो मैंने आपको उसके अंदर डिवाइड करके बताए थे, दैट आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। अब हम उसके नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को कन्फ्रंट करना, मतलब उससे सामना करना। ठीक है, अब मार्जिनलाइजेशन से सामना कौन कर रहा है? वो लोग नहीं जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट है या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली उन मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए क्या कर रहा है। ठीक है, या फिर किस तरीके से हम उन मार्जिनलाइज्ड लोगों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, इंक्लूजन प्रोवाइड कर रहे हैं हम उन लोगों को। ये पढ़ना है हमें इस लेक्चर में। शुरू करेंगे। पहले मैं आपको एक वर्ड बता दूं यहाँ पर, जो क्योंकि इस लेक्चर में काफ़ी बार आएगा, दलित। ठीक है, दलित का एक्चुअली मतलब होता है ब्रोकन। ठीक है, और ब्रोकन किस सेंस में बोल रहे हैं हम? जो एज ओल्ड कास्ट सिस्टम चला आ रहा है हमारे कंट्री में, उससे सफ़र करने वाले जो सबसे लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, राइट, मतलब लोअर कास्ट में भी जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, आप उनको दलित बोल रहे हैं, है ना। इस चैप्टर में हम दलित को लेकर कुछ केस स्टडीज़ भी पढ़ने वाले हैं और लॉज और राइट्स को भी पढ़ेंगे। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद इट। सबसे पहले समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें काफ़ी डिटेल में आपके 6 फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको समझाया गया है। उनमें जो एक्सेप्शंस हैं या फिर उनमें जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको भी काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। हमें इस चैप्टर में पूरे फंडामेंटल राइट्स को नहीं पढ़ना है, राइट। हमें सिर्फ उन फंडामेंटल राइट्स के बारे में ध्यान देना है जो मार्जिनलाइजेशन से डील करते हैं। फाइन, सो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर आप इन जनरल देखें तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें मार्जिनलाइजेशन से रिलेट करके 2 फंडामेंटल राइट्स को पढ़ना है, विच आर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 17। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 17 दोनों इक्वालिटी से रिलेटेड है। फाइन, आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 एंड 18, ऑल दी 5 राइट्स आर रिलेटेड टू इक्वालिटी, जिसमें से 2 राइट्स ऐसे हैं, आर्टिकल 15 और 17, जो आपको मार्जिनलाइजेशन से डील करने के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 कहता है कि सारे लोग इक्वल तो हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नोबडी कैन स्टॉप अ पर्सन फ्रॉम गोइंग टू एनी पब्लिक प्लेस और यूजिंग एनी पब्लिक फैसिलिटीज़। कोई भी पब्लिक वेल है, टैंक है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टैंड है, मॉल्स हैं, शॉप्स हैं, पार्क है। ठीक है, ये सारी चीज़ों में किसी भी व्यक्ति को आप जाने से नहीं रोक सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड सेक्स। ठीक है, अब ये जो बेसिस आपको बता रहा है, इसमें रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, जो क्या बता रहे हैं कि नो मैटर कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो। ठीक है, अब हो सकता है कि वो माइनॉरिटी रिलीजन का हो या मेजॉरिटी रिलीजन का हो, अपर कास्ट हो सकता है, लोअर कास्ट हो सकता है, या इवन दलित पर्सन भी हो सकता है। किसी को भी आप ऐसी पब्लिक प्लेस पर जाने से नहीं रोक सकते। ये कौन बता रहा है? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन से डायरेक्टली डील कर रहा है, क्योंकि वो किसी भी पर्सन को जो एक रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकता है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकता है या लोअर कास्ट हो सकता है, उसको कोई भी पर्टिकुलर जगह पर जाने से रोकने से इनकार करता है आपका आर्टिकल 15। मतलब ये इक्वालिटी टू एक्सेस तो दे रहा है ना, कि किसी भी जगह पर या किसी भी पब्लिक रिसोर्स को यूज़ करने की इक्वालिटी सारे लोगों में है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली मार्जिनलाइजेशन को क्या कर रहे हैं? रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। फाइन, आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अबॉलिशन का मतलब होता है एक तरीके से बैन करना। ठीक है, और अनटचेबिलिटी सारे ही लोग इससे अवेयर होंगे, मतलब छूअछूत। ठीक है, अनटचेबिलिटी को हम ये बोलते हैं कि किसी भी पर्सन से एक डिस्क्रिमिनेटरी डिस्टेंस बनाकर रखना। फाइन, मतलब कि आप क्या कर रहे हैं? किसी एक
कास्ट को या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने अनटचेबल मान लिया, इम्प्योर मान लिया है, और अब आप उससे किसी भी प्रकार का कॉन्टैक्ट जो है उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं, इवन आप उस कॉन्टैक्ट से दूर भाग रहे हैं, राइट, और उसको आप इन्फीरियर फील करा रहे हैं अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करके। कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 17 अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी लीगली, ठीक है, मतलब अब कोई भी पर्सन अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता दिख गया तो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता हुआ दिखा पर किसके साथ? अपर कास्ट के साथ अनटचेबिलिटी तो होगी नहीं, मतलब लोअर कास्ट पीपल के साथ, या जो एसटीज हैं, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, अनटचेबिलिटी की अगर प्रैक्टिस कहीं पर भी होती है तो वो खुद या कोई दूसरा आदमी अगर जाके केस लगाता है तो वहाँ पर दूसरे पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ये किसने सैंक्शन किया है? आपके लॉ ने सैंक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? ये हैं आपके एफआर्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ये दो फंडामेंटल राइट्स यहाँ पढ़ना आने का रीज़न क्या है? क्योंकि हम ये जान सके कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मार्जिनलाइजेशन के अगेंस्ट है, राइट। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी मार्जिनलाइजेशन के अगेंस्ट होना चाहिए। इवन ये दोनों आर्टिकल ये भी कहते हैं कि अनटचेबिलिटी या किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स, यहाँ पर अगर किसी भी पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कोई भी दूसरा सिटीजन, कोई भी मेजॉरिटी पर्सन या फिर इवन खुद गवर्नमेंट भी करती है डिस्क्रिमिनेशन, तो उसके अगेंस्ट भी यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आपको दूसरे सिटीजन से भी बचा रहे हैं, ठीक है, साथ में गवर्नमेंट के किसी ऐसे एक्शन से भी बचा रहे हैं जो आपके अगेंस्ट इन्फीरियर हो या आपके अगेंस्ट मार्जिनलाइज करने वाला हो, ठीक है। तो आई होप फंडामेंटल राइट यहाँ पर समझ में आए। इसके अलावा एक और फंडामेंटल राइट है आपका जिसको आप कहते हैं फिफ्थ फंडामेंटल राइट जो है आपका, ठीक है। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ इज फोर्थ इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, मार्जिनलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अगर कभी आप इस राइट को डिटेल में पढ़ते हैं या अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ते हैं तो इस आर्टिकल के अंदर आपको स्पेसिफिकली माइनॉरिटी वर्ड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिकली आपको इसमें माइनॉरिटी वर्ड देखने को मिलेगा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि जितने भी माइनॉरिटी ग्रुप है, नो मैटर वेदर दे आर रिलीजियस माइनॉरिटी और दे आर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, दोनों ही प्रकार की माइनॉरिटीज को अपने अपने कल्चर को बचाने का पूरा अधिकार है, ठीक है। बचाने का मतलब ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट भी करेंगे, अपने कल्चर को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने कल्चर को प्रोपगेट भी कर सकते हैं। प्रोपगेट मतलब टू एक्सप्लेन योर रिलीजन और टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिलीजन टू अदर पीपल, ठीक है। अगर मैं अपने रिलीजन के बारे में बात करूँगी तो मैं अच्छी चीज़ें अगर किसी को बता रही हूँ तो उसको प्रोपगेट करना कहते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने रिलीजन की बड़ाई कर रही हूँ तो प्रोपगेट कर रही हूँ, बट आई कैन नॉट फोर्स एनी पर्सन या आई कैन नॉट इन्फ्लुएंस एनी पर्सन नेगेटिवली टू कन्वर्ट इनटू माय रिलीजन, ठीक है। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को क्यों स्पेसिफिकली राइट दिए गए? क्योंकि माइनॉरिटी के कल्चर को यहाँ या माइनॉरिटीज़ के रिलीजन को यहाँ से खतरा हो सकता है, किससे? मेजॉरिटी पॉपुलेशन से या मेजॉरिटी रिलीजन से, ठीक है। तो इनको स्पेसिफिकली राइट प्रोवाइड कर दिया आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भैया माइनॉरिटीज़ के पास अधिकार है कि ये अपने रिलीजन को हर तरीके से बचा सकते हैं। अब बचाने का मतलब क्या है? हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, इनके पास अधिकार है कि ये अपने कल्चर में या अपनी लैंग्वेज में एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, एक प्राइमरी स्कूल खोलना चाहते हैं या सेकेंडरी स्कूल खोलना चाहते हैं, इनफॉर्मल या फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, अपनी एजुकेशनल बुक्स छापना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपने कल्चर को जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं उसको प्राइवेटली और पब्लिकली ये क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने रिलीजन के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर कोई इनके रिलीजन के अगेंस्ट बोलता है या इनको वहाँ पर रिलीजियस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करता है, मार्जिनलाइज करने की कोशिश करता है, तो भी ये लीगल एक्शंस ले सकते हैं, राइट।
तो ये दो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15-17 और ये आपका जो 5th फंडामेंटल राइट है स्पेसिफिकली जो माइनॉरिटीज़ के कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में डिस्कस करता है। ये तीनों फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है मार्जिनलाइजेशन से बचाने के लिए लोअर कास्ट पीपल को और माइनॉरिटीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर ट्राइब्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक। ये तो हो गया फंडामेंटल राइट्स, या फिर आप इसको कहेंगे कि ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है माइनॉरिटीज़ को, एससी और एसटी को, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉज। कुछ लॉज भी बने हैं किसके लिए, आपके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, सबसे बड़ा है रिजर्वेशन, ठीक है। अभी ट्रेन वाला रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन कुछ हद तक आप ट्रेन वाले रिजर्वेशन से इस एक्चुअल रिजर्वेशन को समझ सकते हैं। कैसे? अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अगर आपने बसेस से ट्रैवल किया है जहाँ पर रिजर्वेशन होता है, तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर सीट को बुक कर लिया है पहले से। अब आप उस सीट पर बैठे या नहीं बैठे, कोई और व्यक्ति आकर उस सीट पर नहीं बैठेगा, ठीक है। या कोई और व्यक्ति आकर उस सीट पर अपना अधिकार नहीं बता सकता कि इस जगह पर तो मैं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो सीट पहले से रिजर्व्ड है, मतलब बुक्ड है आपके लिए वो सीट पहले से, ठीक है। अब अगर आपने एक सीट को रिजर्व करा लिया है, क्यों, तो क्या रेलवे उस पर्टिकुलर सीट को, आपकी ही सीट को किसी और व्यक्ति को बुक कराने दे सकता है क्या, पैसे लेकर भी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए पहले से बुक्ड है, राइट। इसी तरीके से ये वाला रिजर्वेशन भी काम करता है। ये रिजर्वेशन जनरली हम किन टर्म्स में देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और कौन सी एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, या जिसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। अब गवर्नमेंट ने क्या बताया है, लॉ बनाने से, रिजर्वेशन का लॉ बनाने से पहले क्या डिसाइड हुआ, मतलब क्यों रिजर्वेशन सामने आया? क्योंकि उस समय जो लॉ मेकर्स थे उनको ये समझ में आया कि फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हमारे बीच में ऐसे हैं जिनको हम मार्जिनलाइज करते आ रहे हैं और जिनको हमने इक्वालिटी नहीं दी, ना तो एजुकेशन में ना तो एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। अब एजुकेशन में हम कैसे उनको इक्वालिटी दे रहे हैं? आपको, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं, जनरली इवन प्राइवेट स्कूल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट बोलकर रखती है कि आपको इतना % सीट्स पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को देनी पड़ेगी, मतलब एससी को, एसटीज़ को, इवन जो लोग फीस नहीं पे कर सकते, जिनकी फीस गवर्नमेंट पे करती है अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स को भी उन लोगों को क्या देना पड़ता है, एडमिशन देना पड़ता है, ठीक है। मतलब वहाँ हमने एजुकेशन में भी उनके लिए कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन रखा है। लेकिन बात जब एम्प्लॉयमेंट की आती है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, नॉलेज एंड स्किल, राइट। Now the lawmakers realize that not everybody in the country is capable of getting this skill. मतलब पर्सन की कैपेबिलिटी पे शक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के पास क्या नहीं है, इतना रिसोर्सेज नहीं है, इतना मनी नहीं है कि हर व्यक्ति क्या सीख सके, स्किल सीख सके या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर वो नॉलेज ले सके, ठीक है। लेकिन क्या जिन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो पीछे रह गए हैं, जो स्किल्स नहीं सीख पाए, जो नॉलेज नहीं ले पाए, उन लोगों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम फंडामेंटल राइट में उनको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही हम उनको राइट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है, या जो लॉ मेकर्स थे उन्होंने बोला कि कुछ % ऑफ सीट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में हम कुछ % सीट्स को क्या रखेंगे, रिजर्व्ड, ठीक है। कैसे रिजर्व की? कुछ % सीट्स रिजर्व कर दी एससीज के लिए, कुछ % सीट्स रिजर्व कर दी एसटी के लिए, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो 100 सीट्स हैं टोटल किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, राइट, मतलब 100 लोग ही आएंगे उन जॉब्स को लेंगे, ठीक है। जॉब 100 ही है, 100 ही सीट्स हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव तो मतलब कॉम्पिटिटर्स तो ज़्यादा होंगे, बहुत सारे लोग एग्जाम देंगे। अब मान लो 100 में से बोल दिया कि भाई 10 सीट जो हैं वो एससी के लिए हमने रिज़र्व करके रखी हैं और 10 सीट जो हैं बाकी वो हमने एसटी के लिए रिज़र्व करके रखी हैं। बची कितनी सीट? 80, ठीक है। अब ये जो 80 सीट्स बची हैं इसमें तो कोई भी व्यक्ति आ सकता है,
ठीक है, इसमें किसी भी कैटेगरी से आ सकते हैं लोग, जनरल से आ सकते हैं, ओबीसी से आ सकते हैं, इवन इनमें भी एसटी एससी से लोग आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये तो जनरल है ना, ये सबके लिए कॉमन है, राइट। लेकिन ये जो 10 सीट्स हैं जो एससी के लिए है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एससी कम्युनिटी से ही लोग आएंगे, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट के ही लोग आकर इन सीट्स को फिल करेंगे, अदरवाइज ये सीट्स खाली रहेंगी। फाइन, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पर्सन यहाँ से आकर मान लो यहाँ की 80 सीट्स भर गई हैं तो जनरल कैटेगरी का पर्सन एससी कोटा से जॉब ले ले, पॉसिबल नहीं है। सेम अप्लाइज टू दिस, अगर ये 10 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड है तो एसटी पर्सन ही, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से ही कोई पर्सन आके इस जगह को फिल करेगा। समझ आया? ठीक है। अब ये तो हो गया रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, किसका? कट ऑफ मार्क्स का, राइट। आप थोड़े बड़े होंगे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, या अगर आपकी फैमिली में कोई आपके जो एल्डर सिस्टर्स हैं या एल्डर ब्रदर्स जो हैं, अगर वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपने ये टर्म उनके मुंह से सुना होगा, कट ऑफ, ठीक है, जिसको कट ऑफ मार्क्स बोला जाता है। अब कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं? मतलब एक लिमिट जहाँ पर अगर आप उस लिमिट को टच करते हैं या उसको क्रॉस करते हैं तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट, या आप पास होते हैं या आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। अब कट ऑफ मार्क्स जो हैं वो सारे लोगों के लिए इक्वल होने चाहिए, है ना। अगर 100 सीट हैं तो एक कट ऑफ मार्क्स अगर सेटअप कर दिया, ठीक है, कि मान लो 200 मार्क्स का पेपर है और बोल दिया कि एटलीस्ट 170 मार्क्स तो है, मतलब मिनिमम 170 मार्क्स तो लाने चाहिए, इसको बोल दिया कट ऑफ, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब ये क्वेश्चन उठा कि भाई आपने सीट्स में तो रिजर्वेशन दे दिया, बट ये जो 80 सीट्स पर आने वाले जनरल कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं, इनके पास तो मनी है ना, इनके पास रिसोर्सेज हैं, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास, सबके पास नहीं, मोस्ट ऑफ द लोगों के पास यहाँ पर क्या है, कैपेबिलिटी है कि वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाके एजुकेशन ले सकते हैं या स्किल को सीख सकते हैं, ठीक है। तो वो तो इन पे कम्पीट करके आ जाएंगे, लेकिन इनके लिए सिर्फ सीट रिजर्व करना काफ़ी नहीं था, ठीक है। इनके लिए गवर्नमेंट को एक और स्टेप आगे बढ़ना पड़ा कि अगर इन लोगों के पास रिसोर्सेज की कमी थी जिसके कारण ये पढ़ नहीं पाए या स्किल्स को नहीं सीख पाए, तो हम इनके लिए कट ऑफ मार्क्स को कम कर देंगे, ठीक है। मतलब सेम एग्जाम को अगर एक जनरल बच्चा दे रहा है तो उसको कट ऑफ मार्क्स 170 लाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है कि भैया एससी और एसटी के लिए मार्क्स थोड़े से कम होने चाहिए, एससी में और एससी में और एसटी में सबसे पीछे कौन है? एसटीज, ठीक है। तो मान लो गवर्नमेंट अगर बोल देती है कि भैया जनरल के लिए 170 मार्क्स कट ऑफ, ठीक है, एससी पर्सन के लिए वो रख दिए 150 मार्क्स कट ऑफ, और एसटी पर्सन के लिए मान लो उन्होंने रख दिया 130 मार्क्स कट ऑफ। मतलब अगर जनरल बच्चे को पेपर निकालना है, पास करना है, तो उसको 170 नंबर लाने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक एससी बच्चे को पास करना है तो उसको 150 तक बस पहुंचना है, और एक एसटी बच्चे को पास करना है तो उसको 130 तक बस पहुंचना है, ठीक है। मतलब हमने उनके लिए कंपटीशन को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कट ऑफ मार्क्स इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर समझ में आया कि किस तरीके से हम इन लोगों को आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रिजर्वेशन और कट ऑफ मार्क्स का जो कंसेप्ट है उसको यूज़ करने की कोशिश की है हमारी गवर्नमेंट है, राइट। चलो, अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी को भी कुछ हद तक रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन ओबीसी और जनरल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कुछ परसेंट ऑफ सीट्स जो हैं उनको किसके लिए भी रिजर्व किया जा सकता है? विमेन के लिए, ठीक है। मतलब विमेन को भी हमने कई जगह पर रिजर्वेशन दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। विमेन को क्यों दिया हमने? देखो, अब विमेन तो हर कम्युनिटी में है ना, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी में हो, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में हो, या किसी भी रिलीजन को बिलोंग करती हो, या किसी भी कास्ट को बिलोंग करती हो, विमेन तो है सारी जगह पर, ठीक है। लेकिन अगर आप सोसाइटी में ये जो सोशल ग्रुप्स हैं, ठीक है, मतलब एससी एसटी जो बन रहे हैं, ओबीसी, जनरल, जो भी ये ग्रुप्स हैं, ये जो कास्ट हायरार्की है, इससे हटकर अगर आप देखते हैं, अगर हम दोनों जेंडर में, मेन और विमेन, अगर हम दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो भी एक कंसेप्ट निकल के आता है कि विमेन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे समय तक हमारी सोसाइटी ने मार्जिनलाइज्ड रखा है। विमेन को पढ़ने नहीं दिया, विमेन को स्कूल नहीं भेजा गया, उसको जॉब नहीं करने दी, उसको हाउस होल्ड कोर्स में
उलझा के रखा, ठीक है। फिर अर्ली मैरिजेस या फिर अर्ली मदरहुड, इन सारी चीज़ों के कारण क्या हुआ, विमेन जो थी, जितना ग्रोथ मेन कर पाए उतनी ग्रोथ विमेन नहीं कर पाई। और अगर सोसाइटी में हम एक हिस्सा देखते हैं तो विमेन भी कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड रह गई, ठीक है। तो विमेन को भी आगे लाने के लिए बहुत सारी जगहों पर रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, ताकि विमेन भी क्या कर सके, मेन के इक्वली आकर अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ कर सके और अपनी खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। इवन गवर्नमेंट जॉब से लेकर जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, है ना, या जैसे आप पार्लियामेंट की बात कर लें, पार्लियामेंट में भी अराउंड 1/3 सीट्स जो हैं वो वेमेन के लिए रिजर्व्ड है, कि उन सीट्स पर तो वेमेन ही आएंगी। और रिजर्वेशन देने का क्या मतलब है भाई, अगर 1/3 सीट्स वेमेन के लिए रिजर्व हैं तो 1/3 पर तो वेमेन ही आएंगी, भले जो बाकी की 2/3 हैं उनमें भी कुछ कुछ वेमेन आ जाए जनरल सीट से, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो 1/3 है ये भरेंगी ही नहीं अगर वेमेन नहीं आएगी तो इनकी मदद से क्या किया जाता है, विमेन को मोटिवेट किया जाता है कि भैया आप भी आएँ और पॉलिटिकल स्फीयर में अपना प्रेजेंस प्रोवाइड करें, ठीक है। या आपको भी उतना मोटिवेट किया जाएगा कि आप एक पॉलिटिकल स्फीयर में विमेंस की कंडीशन को या विमेंस की प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो कि मार्जिनलाइज्ड थे, ठीक है। आपके चैप्टर में आई गेस विमेन का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया होगा, लेकिन विमेन इज ऑल्सो इक्वली मार्जिनलाइज्ड, तो इनको भी हमने रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज़ में क्या किया है, इंक्लूड किया है, राइट। और गवर्नमेंट जो है ये भी टाइमली क्या करती है, विमेन के लिए बहुत सारे ऐसे लॉज को बनाती रहती है, बहुत सारे रूल्स को बनाती रहती है, जिसकी मदद से इनको भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सके। फाइन, चलो, तो ये हमने पढ़ लिया फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो इम्पॉर्टेंट थे, और रिजर्वेशन और कट ऑफ पॉलिसी, ठीक है। अब अगला हमारा जो सेक्शन है वो हमको पढ़ा रहा है एससी और एसटी एक्ट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे लेक्चर में पढ़ने को मिलेगा एससी एंड एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। अब ये एक्ट क्या है, इसके पहले एक छोटी सी कहानी आपकी बुक में दी गई है, विच इज़ अबाउट एससी पर्सन, या जो एससी में भी सबसे नीचे था, दलित पर्सन, जिसका नाम होता है रत्नम, ठीक है। रत्नम की केस स्टडी समझते हैं। रत्नम एक विलेज में एक छोटी सी फैमिली का एक यूथ पर्सन है, ठीक है। अब रत्नम जो होता है, इसकी फैमिली में एक कल्चर होता है, इनकी कम्युनिटी में एक कल्चर होता है कि साल में एक ऐसा त्यौहार मनाया जाता है जहाँ पर आसपास के विलेजेस से जो रिस्पेक्टेड प्रीस्ट होते हैं उनको बुलाया जाता है, ठीक है। और रत्नम की फैमिली से एक पर्सन उनके पैर को धोता है पानी से, और जिस पानी से उनके पैर को धोया गया है, जो रेसिड्यू है, उससे नहाना पड़ता है, ठीक है। तो रत्नम के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो ये रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, रत्नम के जो फादर होते हैं वो भी यही काम करते हैं, लेकिन जब रत्नम की बारी आती है सो ही रिफ्यूज, राइट। वो सिंपली रिफ्यूज़ कर देता है कि भाई ये तो एक नॉनसेंस काम है ना, किसी व्यक्ति के पैर धोकर उस पानी से नहाना मेरी डिग्निटी के अगेंस्ट है, किसी भी पर्सन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, ठीक है। तो अब ये जब इशू होता है तो रत्नम की फैमिली जो होती है वो थोड़ा सा डर जाती है, राइट। और इवन वो खुद भी रत्नम से नाराज़ होते हैं कि भाई ये तो पहले से चला आ रहा है ना, एक रिचुअल है, कर लो, ठीक है। हमको एक तरीके से हमारी डिग्निटी को बढ़ाने वाला काम है कि हम इतने फॉर्चुनेट हैं, हमें ये काम करने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन रत्नम रिफ्यूज़ करता है। अब रत्नम की फैमिली इस पूरे इशू के कारण एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। मतलब उनको अपनी सोसाइटी, अपनी कम्युनिटी को छोड़कर कहीं और जाकर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रीस्ट होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, जो रत्नम की बाकी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उससे नाराज़ हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अभी तक हम वैसे भी दलित हैं, ठीक है, हमारी कंडीशन वैसे भी ख़राब है, लेकिन ये जो मना करके ये जो रिफ्यूज़ल है इसके कारण हमारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं, ठीक है। तो रत्नम की खुद की कम्युनिटी के लोग रत्नम के अगेंस्ट और उसकी फैमिली के अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट। उन लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब उनसे ना कोई बात करता है, ना उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन रखने की कोशिश लोग करते हैं, राइट। उनको कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। प्लस एक रात को ऐसा होता है कि भाई रत्नम के घर में आग लगा दी जाती है, ठीक है। मतलब इस तरीके से इतने एक्सट्रीम जाकर उसकी खुद की कम्युनिटी के लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट,
ठीक, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो रत्नम क्या करता है, रत्नम जाता है पुलिस स्टेशन और एक FIR लिखाता है। वो FIR कौन से लॉ के अंदर लिखाता है, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। ठीक है, अब ये एक्ट क्या होता है, उस समय बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। जब रत्नम इस चीज़ के बारे में जानता है तो वो जाकर FIR करता है, राइट। अब ये एक्ट क्या है, हमको ये डिटेल में पढ़ना है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है। यहाँ तो हम उन लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ हम उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो एक्ट है ये सीधा उनके हाथ में एक पावर देता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ मार्जिनलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है तो आप सीधा FIR लिखाएं और उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। So let us begin with our act, Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989। सिंपली आप इसको SC ST एक्ट भी बोल देते हैं, एंड इवन समटाइम्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी इसको बोला जाता है। ईयर 1989, ये याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। ये एक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ईयर भी याद रखो, पूरा नाम भी याद रखो, और इसके अंदर जो डिटेल्स है वो भी याद रखने हैं, राइट। चलो देखो, यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो बना है SC ST के लिए, ये बनता कैसे है, मतलब ये क्यों बना, पहले हम ये देखेंगे, फिर उसके बाद में हम एक्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक्ट क्यों बना, जैसे हमने रत्नम की स्टोरी पढ़ी, ऐसे ही बहुत सारे लोग थे जो SC को या ST कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, जिन्होंने धीरे धीरे जब ये चीज़ फील करनी चालू कर दी कि उनके साथ बहुत अननेसेसरी एक्सट्रीम केसेस को एक तरीके से अननेसेसरी चीज़ें उनसे कराई जा रही हैं जो बहुत ही एक्सट्रीम थी उनके बिहाफ पे, है ना। जो कि चीज़ें करना एक किसी ह्यूमन की डिग्निटी को बनाता नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी जो है वो डिस्ट्रॉय होती है अगर कोई ऐसे एक्ट आपसे करवाने की कोशिश करता है, जस्ट बिकॉज यू आर अ लोअर कास्ट पर्सन और जो दूसरा व्यक्ति है वो एक अपर कास्ट को बिलोंग करता है या एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आने लगे गवर्नमेंट के 1970s में और 1980s में, जहाँ पर जो लोअर कास्ट पीपल थे, SC ST थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया लोगों को या अपर कास्ट लोगों को कि अब हम ये अननेसेसरी जो आप एक्सट्रीम केसेस हमसे करा रहे हैं ये सब चीज़ें हम अब नहीं करेंगे, या हम वो सारे एज ओल्ड रिचुअल्स को प्रैक्टिस नहीं करेंगे जो अब तक हमारी डिग्निटी को कम करते आए हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से बहुत सारे एक्ट सामने आते हैं जिसके कारण क्या होता है, जो अपर कास्ट पीपल होते हैं, जैसे रत्नम का केस था, रत्नम के केस में उसकी खुद की कम्युनिटी के लोग भी उससे नाराज़ थे और जो अपर कास्ट लोग थे वो भी नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि अब ये उनकी ईगो पर बात आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस जब सामने आने लगते हैं तो अपर कास्ट पीपल भी बहुत वायलेंट एक्ट लेकर आ जाते हैं, है ना। वायलेंट एक्ट का मतलब जो भी उनके बीच का मतभेद था वो एक वायलेंस का रूप ले लेता है। तो लोअर कास्ट पीपल और अपर कास्ट पीपल दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे वायलेंट इंसिडेंट्स सामने आते हैं इंडिया में, जहाँ पर गवर्नमेंट को ये समझ में आता है कि अब हमें एक एक्ट बनाना चाहिए जिसमें हम एक लॉफुल तरीके से चीज़ों को सॉल्व कर सकें, है ना। जो लोअर कास्ट पीपल है हम उनको राइट्स प्रोवाइड करा सकें, अपर कास्ट पीपल जो हैं उनके जो पावर्स हैं या उनकी जो एक्शंस हैं उस पर हम एक लिमिटेशन, एक बैरियर लगा सकें, ठीक है। तो ये एक्ट यही काम करता है, लोअर कास्ट पीपल को पावर देता है, उनकी वॉइस को सुने जाने का एक अधिकार देता है, और अपर कास्ट पीपल के ऊपर या उनके एक्सट्रीम बिहेवियर पर क्या लगाता है, लिमिटेशन लगाता है, राइट। चलो अब ये एक्ट काफ़ी डिटेल है, ठीक है, बेहद ही डिटेल्ड एक्ट है। और डिटेल्ड का मतलब क्या है, ये सिर्फ आपको लॉ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये नहीं बताता। अगर आप इस एक्ट को बेहद ही डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब जो एक लॉ का बच्चा होता है जब वो किसी एक्ट को पढ़ता है, हम तो बहुत ही मेजर पॉइंट पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसके। लेकिन अगर आप इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि ये जो एक्ट है, ये जो लॉ है, ये इतने एक्सट्रीम केसेस दिखाता है या इतने एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन के एग्जाम्पल्स आपको देता है जो एक ह्यूमन बीइंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कर सकता है, ठीक है। मतलब आपको पढ़ के ही समझ में आएगा कि वाकई एक लोअर कास्ट पीपल जो है, एक लोअर कास्ट पर्सन जो है, वो किस हद तक एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बाय द अपर कास्ट पीपल, है ना।
और क्यों उनको मेंशन करना ज़रूरी है, वो आइडिया नहीं दे रहा कि किस तरीके से आप एक्सप्लॉइट करें, वो ये बता रहा है कि इतने सारे केसेस जो हैं, जो अब तक सामने आ चुके हैं, जिनके सामने आने की पॉसिबिलिटीज़ है, उन सब के अगेंस्ट ये वाला जो लॉ है ये जस्टिस प्रोवाइड करता है, राइट। अब इसके अंदर कुछ 2-3 पॉइंट्स आपकी बुक में दिए हैं, और मैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है तो अपनी मेमोरी को यहाँ पे चैलेंज नहीं करूँगी, हम सीधा बुक की मदद से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है, या जो आपका SC/ST एक्ट है 1989 का, ये बताता है मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन को। किसको बताएगा? मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है शर्मिंदगी, और ह्यूमिलिएशन किसको हो रहा है? लोअर कास्ट पीपल को। किसकी वजह से? अपर कास्ट पीपल के एक्सट्रीम एक्शंस की वजह से, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस लिए हैं? लोअर कास्ट पीपल को इंफीरियर फील कराने के लिए और उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, जिसमें से कुछ मेजर पॉइंट्स हम देखते हैं कि कोई भी पर्सन किसी भी SC/ST पर्सन को कुछ भी ऐसा खाने के लिए नहीं बोल सकता जो कि इनएडिबल है, ठीक है। इनएडिबल है का मतलब, इनएडिबल का मतलब है जो भी चीज़ खाने योग्य नहीं है, कोई भी ख़राब चीज़, कोई भी एक्सपायरी चीज़, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खाया ही नहीं जा सकता, ऐसा कुछ भी खाने के लिए आप किसी SC/ST पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते, या कुछ भी ऐसा खाने के लिए नहीं बोल सकते जो पॉइजनस है, जो उस पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट करेगा, ठीक है। उसको कोई भी सीरियस डिजीज़ या फिर उसकी डेथ को भी कॉज कर सकता है। तो अगर आपने ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी SC/ST पर्सन को खाने के लिए फोर्स किया और उस पर्सन ने जाके या किसी भी ने जाके इस एक्ट में आपके अगेंस्ट कंप्लेन लिखाई, तो आपकी हालत ख़राब होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, nobody can force a member of SC or ST to forcibly remove clothes from a person of a member of SC or ST, or parades him or her naked or with painted face or body, or commits any similar act which is derogatory to human dignity। मतलब कोई भी SC/ST के पर्सन को कोई भी दूसरा व्यक्ति फोर्सफुली उसके कपड़े निकालने के लिए, या ऐसा कोई भी एक्ट है उसको नेकेड परेड कराने के लिए, या उसके पेंट को उसके फेस को पेंट करके, या उसके हेड को शेव करके, किसी भी तरीके से उसको लोगों के सामने नहीं ला सकता, इवन किसी के भी सामने नहीं, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट कर ही नहीं सकते आप उसके साथ। क्यों? क्योंकि ये सारे जो हीनियस एक्ट हैं ये ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट हैं, एक ह्यूमन की डिग्निटी को कम करते हैं और उसको एक्सट्रीम ह्यूमिलिएशन को फेस करना पड़ता है, ठीक है। फिर कोई भी ऐसा काम इस एक्ट, मतलब कोई भी ऐसा काम किसी SC/ST पर्सन के साथ नहीं किया जा सकता जो उसके मीगर रिसोर्सेज, मीगर होता है, मीगर का मतलब होता है बहुत ही मिनिमम जो चीज़ है, थोड़ा बहुत कुछ जो है किसी SC/ST पर्सन के पास है ना, उसके वो रिसोर्सेज को कोई भी ले नहीं सकता, जो उसकी लाइवलीहुड पर सीधा क्वेश्चन उठा दे कि भाई थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसके पास या थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी आपने उससे ले लिए, तो अब वो खाएगा क्या, है ना, वो कमाएगा कैसे, राइट। तो उसकी लाइवलीहुड पे एक क्वेश्चन उठा, तो भी ये काम नहीं किया जा सकता। इवन इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर ये भी मेंशन कर दिया गया था कि किसी भी SC/ST पर्सन को बिलोंग करने वाली कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन सिर्फ और सिर्फ एक SC/ST पर्सन को ही बेची जा सकती है या खरीदी जा सकती है ना। अगर जैसे मैं एक SC/ST नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि कोई भी ज़मीन मैं खरीद लूँ, तो आई हैव टू मेक श्योर कि वो किसी SC/ST पर्सन की ना हो, राइट। क्यों? इसका कारण क्या है? या फिर मैं कोई भी ऐसी ज़मीन एक्वायर नहीं कर सकती। मान लो किसी पर्सन ने, किसी SC/ST ने मुझसे कर्जा लिया, अब वो नहीं चुका पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्जा नहीं चुका पा रहा तो मैं जाके उसकी ज़मीन अपने नाम करा लूँ, या मैं उसके रिसोर्सेज या जो कुछ भी उसने मेरे पास गिरवी रखा हो वो मैं अपने नाम नहीं करा पाऊँगी। क्यों? क्योंकि वो उसके मीगर रिसोर्सेज हैं, अगर मैं वो भी ले लूँगी तो उसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, राइट। तो इस तरीके से कुछ ये जो मेन थे हमारे पॉइंट्स, 3 मेन पॉइंट यहाँ पर हमको समझाए गए थे, ये हमने समझ लिए, ठीक है। इसके अंदर एक और पॉइंट ये है कि मान लो एक SC/ST पर्सन है, अब मैं उसके फील्ड पर अगर कल्टीवेट कर रही हूँ तो उस क्रॉप पर मेरा अधिकार नहीं होगा। पहली बात तो मुझे कल्टीवेट करना ही नहीं है, और अगर बाई चांस कल्टीवेट किया भी है तो उस पर मेरा अधिकार नहीं होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी किसकी है? एक SC/ST पर्सन की है, ठीक है। और इस लॉ के अंदर SC/ST पर्सन्स को भी बोला गया कि आपके पास जो प्रॉपर्टी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, जो घर आपको गवर्नमेंट बना के दे रही है, या जो आपकी खुद की ज़मीन है,
इस पर आपको खुद को कल्टीवेट करना है, आपको किसी और को ये ज़मीन बेचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक पर्सन का नाम पढ़ने के लिए मिलेगा, सीके जानू, ठीक है। ओके जानू नहीं, सीके जानू, ठीक है। अब ये सीके जानू जो है ये क्या है, ये एक एक्टिविस्ट है, ठीक है। मतलब एक्टिविस्ट हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया, SC ST लोगों के लिए काम किया, और इन्होंने उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट से ये कन्वर्सेशन किया कि जो भी SC ST पर्सन है जिनको गवर्नमेंट खुद एक्सप्लॉइट कर रही है, ठीक है, इनका ये कहना था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार SC ST पर्सन के रिसोर्सेज को छीन लेने वाले या उनको एक्सप्लॉइट करने वाले दूसरे सिटीजन्स ही हों या अपर कास्ट ही हों। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट खुद ही एक्सप्लॉइटर है, ठीक है। और कैसे एक्सप्लॉइटर है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेस्ट एरियाज़ को ले लेगी रिजर्व्स बनाने के लिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने के लिए, राइट। अब फॉरेस्ट एरियाज़ में रहने वाले या उनसे काम चलाने वाले, उनसे लाइवलीहुड अर्न करने वाले जो लोग ट्राइबल पीपल हैं, उनका लॉस हुआ, राइट। एंड इवन देन ऑल्सो इट इज़ ओके कि अगर उनका लॉस हो रहा है और आप उनको कहीं और रिहैब मतलब कहीं और उनको आप कंपनसेशन दे रहे हो या उनका रिहेबिलिटेशन कहीं और करा दे रहे हो, उनको रहने की दूसरी जगह दे रहे हो, जॉब दूसरी दे रहे हो, तो भी ओके। लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, लोगों को डिस्प्लेस तो करा देती हैं पर उसका कंपनसेशन भी नहीं देती और ना ही उनको कहीं और रहने की जगह मिलती है। तो इस एक्ट में ऐसे एक्टिविस्ट लोगों ने मिलकर क्या कराया, ये भी इंक्लूड कराया कि भाई जो ट्राइबल पीपल का या जो लोअर कास्ट पीपल का कोई भी अगर ज़मीन गवर्नमेंट लेती है या कोई दूसरा पर्सन लेता है, ठीक है, दूसरा पर्सन तो लेगा नहीं क्योंकि हमने लॉ में लिखवा दिया, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट भी कभी भी इन लोगों की टेरिटरी को, इनकी ज़मीन को या इनके फॉरेस्ट एरिया को जहाँ पर भी ये ओरिजिनली रहते हैं, अगर उनको एक्वायर करती है तो भी उसको प्रॉपर कंपनसेशन देना ज़रूरी है, इनको रिहैबिलिटेशन देना ज़रूरी है, ठीक है। और इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि जब गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े डैम्स बनाने के पैसे होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने का पैसा है, नए नए प्रोजेक्ट्स चलाने का पैसा है, तो फिर लोगों को रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड कराने का क्यों नहीं, ठीक है, या उनको प्रॉपर कंपनसेशन देने का क्यों नहीं है, राइट। तो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर सिर्फ SC ST को अपर कास्ट पर्सन से या दूसरी मेजॉरिटी सोसाइटी से नहीं बचाना है, इसको गवर्नमेंट से भी बचाना है, ये ऐसे एक्टिविस्ट ने हाईलाइट किया, ठीक है। और फाइनली 1989 के एट्रोसिटीज़ एक्ट में ये भी इंक्लूड किया गया कि गवर्नमेंट अगर कभी भी कोई प्रोजेक्ट चलाती है जिसमें वो SC ST पर्सन की ज़मीन को लेती है या उनकी कोई भी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है और अगर उन्होंने प्रॉपर कंपनसेशन इन लोगों को नहीं दिया या दूसरा रिहैबिलिटेशन जगह नहीं दी, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस हो सकता है। और क्योंकि ये जो एक्ट है ये बहुत ही सेंसिटिव केसेस में आता है, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी केसेस आते हैं ज़्यादातर बहुत हद तक सेंसिटिव होते हैं, राइट। तो इनके अंदर पनिशमेंट भी बहुत एक्सट्रीम जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट, अपर कास्ट पीपल और जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उन तीनों से किसको बचा रहे हैं हम, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को बचा रहे हैं, SC और STs को बचा रहे हैं, ठीक है। और अंडर दिस एक्ट विमेन के अगेंस्ट, मतलब अगर किसी SC ST विमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम होता है जो उसकी डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या कोई भी एक्ट, क्राइम भी नहीं, कोई भी ऐसा एक्ट भी हो रहा है जो विमेन की डिग्निटी को कम कर रहा है, SC ST विमेन की डिग्निटी को, तो उसके अंदर भी अलग से पनिशमेंट्स 1989 का एक्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने इस एक्ट के बारे में पढ़ा, जितना डिटेल हमें 8th स्टैंडर्ड में जानना था हमने जाना है। अगर आपको क्यूरियोसिटी है इससे ज़्यादा जानने की, आप आराम से गूगल करें, इस एक्ट के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता करने को मिल जाएंगी, ठीक है। अब आखिरी एक छोटा सा डिस्कशन हमारा कि अगर ये लॉ बन गया है, ठीक है, तो क्या आज कहीं पर भी SC ST के अगेंस्ट कोई क्राइम नहीं हो रहा है, या अगर हमने आर्टिकल 17 में बोला है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, तो क्या आज कहीं पर भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो रही, होती है, ठीक है। अभी भी SC STs के अगेंस्ट बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, बहुत सारे क्राइम्स इसके अंदर पकड़े जाते हैं, पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन कई जगह पर हो रहा है, मतलब क्राइम्स इस तरीके से हो रहे हैं जो सामने नहीं आ पा रहे, ठीक है, या एक्सप्लॉइटेशन या अनटचेबिलिटी इस तरीके से प्रैक्टिस की जा रही है कि सामने नहीं आ रही,
ठीक है। तो मतलब लॉज बना देना, पेपर्स में लिख देना, बुक्स में छाप देना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन रियलिटी में चीज़ें चेंज कब होती हैं? जब माइंडसेट चेंज होता है, ठीक है। और माइंडसेट कैसे चेंज होगा? माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप सामने से आप दूसरे व्यक्ति को सलाह दे सकते हैं कि भैया 4 घंटे बैठ के पढ़ना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपका खुद का माइंडसेट भी तो होना चाहिए ना कि आप 4 घंटे बैठ के पढ़ें तो सही। गेटिंग? तो वो माइंडसेट बोलने में, चीज़ों को पब्लिकली जाहिर कर देने में और उनको अपने अंदर इनकलकेट करने में, ठीक है, या अपने अंदर उन चीज़ों को डेवलप करने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे ही सेम चीज़ें होती हैं किसके साथ? माइंडसेट के साथ, ठीक है। माइंडसेट अगर सोसाइटी में रहने वाले, जैसे रत्नम का माइंडसेट चेंज था, इसलिए उसने एक ऐसा एक्ट लिया, एक ऐसा एक्शन लिया जिसके कारण चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई, ठीक है। अगर रत्नम का माइंडसेट भी उसके ग्रैंडफादर और फादर की तरह होता तो रत्नम भी शांति से वो रिचुअल कर लेता और ना तो उसको इस एक्ट के अंदर कंप्लेन करनी पड़ती, ठीक है। लेकिन माइंडसेट जहाँ पर भी चेंज होता है वहाँ पर एक रेवोल्यूशनरी एक्ट तो होता ही है। समझ आया? तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपना माइंडसेट अच्छा रख सकते हैं, ठीक है। एज एन एक्टिव सिटीजन ऑफ द कंट्री हम अपना माइंडसेट अच्छा रख सकते हैं, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, और ये सब चीज़ों में ना पड़े कि कौन SC है, कौन ST है, उसके साथ वैसे बिहेव करें। नहीं, हम लोगों के साथ इक्वली बिहेव करें, ना गलत करें और ना गलत होने दें, ठीक है। तो आई होप ये वाला चैप्टर कंप्लीटली आपको समझ में आया होगा। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन और कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, दोनों में जहाँ पर भी समस्या हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और अगला लेक्चर कौन सा बनाना है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। So I hope this much is clear to you, and this is it for today. If you have any doubt, do ask me in the comment section. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.